Jai Shri Sham students. So today we are going to start the second part of the chapter 3. First part अपन previous वीडियो में बच्चों कर चुके थे, जहां अपन ने इस चैप्टर से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए थे, करेक्ट। अब अपन आगे चलेंगे बच्चों, और जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स है, जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते तो वहां पर हम कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स बुक्स के अंदर करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। So let's start today's discussion. बच्चों मैंने कल उस दिन आपको लास्ट में सेकंड जो वीडियो अपना गया था प्रीवियस वाला, वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, एग्जांपल नंबर 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने ट्राई किया, जिनको नहीं आया उनको मैं एक बार ये क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर अपन आगे के टॉपिक्स पर मूव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की एक बार कोशिश करते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, और फिर अपन आगे की बातें स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले समझना, सौम्या, भावना, कशिश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:2। तो जब भी बच्चों आपको क्वेश्चन आता है तो करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए मैं वो भी बता रहा हूं, जिससे आप टाइम पर अपने अकाउंट के पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। कभी भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो बच्चों, तो वहां पर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको उसका क्रक्स साथ में आपको नोट डाउन करना है, जिससे दोबारा हमें क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो यहाँ पर यदि अपन शॉर्ट में बोले तो सौम्या, भावना और कशिश, इन तीनों का जो रेशियो है वो है 6:4:2। ओके, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो बच्चों ये जो था इनका, ये ओल्ड रेशियो था, यस सर। और यही सर मैं बात करूं न्यू रेशियो के बारे में, तो न्यू रेशियो इनका दिया गया है 1:1:1। ओके सर। ये बोलता है आगे सर कि गेनिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जो पार्टनर है वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर के आ रहे हैं बच्चों। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। तो सर आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी फर्म की दे रखी है, दैट इज अमाउंट ₹60,000। ओके सर। At the time of reconstitution of the firm, goodwill appears in the balance sheet of the firm at 48,000। मतलब बच्चों बुक्स है जो है कंपनी की, जो फर्म की जो बुक्स हैं, उन बुक्स में ऑलरेडी यदि मैं बोलूं तो गुडविल बुक्स में ऑलरेडी डिस्क्लोज की हुई है उन्होंने, और कितने रुपए से? 48,000 से। ओके सर। अब आपको करना क्या है सर, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज यहाँ पर पास आउट करनी है बच्चों। अब एक बात समझने की कोशिश करना बच्चों, क्या सर, एक बात बताओ मुझे सर, यदि गुडविल पहले से बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि गुडविल को पहले से एग्जिस्ट करती है उसे राइट ऑफ करना होगा, करेक्ट। और उसे राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करते हो बच्चों, ये जो ओल्ड रेशियो होता है उस रेशियो की मदद से इसे राइट ऑफ करते हो। और सर एंट्री किस तरीके से हम करेंगे, तो देखो लॉजिकली कैसे आप उसे याद रख सकते हो। सर गुडविल जो है वो असेट है, यस सर, और ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट है, और किसी असेट को बुक से खत्म करना है बच्चों तो आप उसे क्रेडिट करना होगा, बिल्कुल सर। और जो रेस्पेक्टिव जो अकाउंट फिर डेबिट होगा वो किसका होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स का इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और थर्ड पार्टनर कौन सा था बच्चों को, SBK, के कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके सर। और 2 गुडविल अकाउंट। सर ये एंट्री हमने क्यों करी, ये हमने जो एग्जिस्टिंग हमारी जो गुडविल थी बच्चों उसको रिटन ऑफ करने के लिए करी। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो बीइंग existing goodwill written off। अब बच्चों यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, तो देखो गुडविल पहले से बुक्स में ऑलरेडी कितने पर थी, 48,000 पर। अब सर 48,000 से अपन ने क्रेडिट कर दिया, गुडविल खत्म हो गई। अब बांटना किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे। तो देखो आप कैसे लिखोगे, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। करेक्ट बच्चों,
यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 24,000। ओके सर। ऐसे ही मिस्टर बी का कितना हो जाएगा 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। तो 4 3 से 12 एंड 3 से इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 16,000। 3 1 3 एंड 3 6 18 एंड देन बच्चों 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 12 बच्चों। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 8,000 करेक्ट। तो यहां पर आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 करेक्ट। यस, मैं यही देख रहा था कि मेरी अमाउंट जो है वो वेरीफाई क्यों नहीं गई, क्योंकि हमेशा आप ये चेक करोगे कि क्रेडिट का और डेबिट का जो बैलेंस है वो दोनों मैच करना चाहिए, तभी वो डेबिट एंट्री कंप्लीट होगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये तो बड़ा आसान था सर। गुडविल जो एग्जिस्टिंग थी बुक्स में वो मैंने क्या कर ली, वो मैंने राइट ऑफ कर दी बच्चों, करेक्ट। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे वो क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है बच्चों कि आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है गुडविल के रिगार्ड में, क्योंकि फर्म में जो पार्टनर आया है वो पार्टनर कैपिटल लेकर के नहीं आया है। ओके सर, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर जब पार्टनर गुडविल फर्म में कैश में लेकर नहीं आता तो उसके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट से वो एडजस्ट की जाती है। इसके लिए सबसे पहले मुझे गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना ये निकालना होगा, करेक्ट। तो आप लोग बच्चों मतलब अल्टीमेटली किसका शेयर निकालोगे यहाँ पर, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। क्यों, क्योंकि सर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रेशियो चेंज हुआ है तो एक बंदे ने गेन किया होगा, कुछ ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो पहले मैं काम करता हूं बच्चों, वर्किंग नोट में इस रेशियो की कैलकुलेशन करता हूं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की, करेक्ट। तो अपन एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहां हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में समझा था, सीखा था निकालना कि कैसे अपन इसे निकालते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट, ये फॉर्मूला था। यस सर। सबसे पहले मैं बात करता हूं एस के बारे में बच्चों। तो देखो एस का ओल्ड रेशियो कितना है, एस का सर ओल्ड रेशियो आ रहा है बच्चों 6/12। यस सर। और सर न्यू रेशियो आ रहा था 1/3। यस सर। तो यदि अपन इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 3 4 12, तो दैट कम्स टू 2/12, दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके सर। उसके बाद यदि मैं बच्चों नेक्स्ट बात करता हूं मिस्टर बी के बारे में, तो मिस्टर बी का रेशियो था 4/12 और इनका रेशियो कितना हो गया 1/3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 4 और यहाँ पर 3 4 से 12, तो इनका तो 0, ये ना कुछ गेन कर रहे हैं ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मिस्टर के बारे में यदि अपन बात करें बच्चों तो इनका रेशियो था 2/12 माइनस 1/3, तो 12 आपका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। तो ये 2 और माइनस ये 4, तो ये बच्चों माइनस का 2/12 आ गया, दैट इज हिज गेनिंग रेशियो। यस सर। अब सर यदि गुडविल में शेयर निकाला जाए इन पार्टनर्स का तो कितना होगा सर, जो पार्टनर अल्टीमेटली गेन कर रहा है शेयर, करेक्ट। तो सर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 विच कम्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 6 12 और 6 से ये कट जाएगा तो ये 10,000 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली सर जो पार्टनर गेन कर रहा है वो 10,000 रुपए गुडविल के अमाउंट की किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो कि कौन है मिस्टर एस। एंट्री कुछ याद आ रही है अपन ने क्या करी थी बच्चों, अपन लोगों ने एंट्री क्या करी थी याद करो थोड़ा सा। अपन ने एंट्री की थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो लॉजिक याद रखना एंट्री के पीछे, देखो जो पार्टनर गेन मतलब अल्टीमेटली देखो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कुछ हिस्सा तो लेगा ना, सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, तो उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट चाहिए, और जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है ना तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट किया। तो जरा एक बार अपन एंट्री करते हैं बच्चों, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग कौन था बच्चों, के, तो एंट्री होगी केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था मिस्टर एस, टू एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिख दोगे, 10,000 रुपए भी पर निकाला था वो शेयर। यस सर। तो 10,000 से बच्चों आप ये लोग अमाउंट एंट्री कर दोगे, और एंट्री के नीचे आप नरेशन के लिखोगे बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट। ओके सर, चलिए। तो यहां तक बच्चों किसी को कोई परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और हाँ बच्चों, यदि आपको इस, और देखो अकाउंट में हमेशा एक चीज याद रखना, आप कभी भी क्वेश्चंस की यदि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं आ रही ना, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा टॉपिक्स पर और अल्टीमेटली आप अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर पाओगे। इसके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का खुद का जो भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, ये वहीं से ड्राफ्ट किए गए। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का 12th का एक पूरा एक सब्सक्राइब बुक है, फुल फ्लैश, जिसमें मटेरियल कवर है, हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक सिनेरियो में कैसे कवर होगा, जो आईसीआई अल्टीमेटली करंटली जो पैटर्न चल रहा है सीबीएसई का, वहां किस तरीके के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, वो सारी चीजें मॉड्यूल में कवर रहती है। आप वहां मॉड्यूल पे साइट पे जाके मॉड्यूल को चेक आउट कर सकते हो, ई स्कॉलर्स की साइट पर। ओके सर, अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो बच्चों जब है ना फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच में रेशियो एडजस्ट होते हैं ना, तो पहले जो पास्ट में उन लोगों ने पुराने रेशियो के बेसिस पे जो भी रिजर्व्स और जो भी अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी उन्होंने कलेक्ट करके रख रहे थे बैलेंस शीट में, उस पर ओल्ड रेशियो में वो राइट रखते हैं। अब रेशियो चेंज हो रहे हैं, तो ये पार्टनर्स हमेशा क्या चाहेंगे कि जो ओल्ड वाले रिजर्व्स हैं उन्हें पुराने रेशियो में बांट के खत्म कर दिया जाए, फिर आगे से अब नई कहानी चालू होगी जो नए रेशियो के साथ लेके जाएगी। तो ये लॉजिक के साथ ये काम करता है। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे चीजें जरा समझते हैं। रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इंडिकेट्स द प्रॉफिट अर्न्ड इन पास्ट एंड रिटेन्ड इन बिजनेस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पार्टनर्स। तो ये बोल रहा है सर कि जो भी रिजर्व्स होते हैं ना बैलेंस शीट में, जो भी अपीयर होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर जो भी प्रॉफिट्स रखा हुआ है रिजर्व्स में, ये दिखाता है कि पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट्स कमाया था, करेक्ट। तो ये जबकि ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, उसे हमने सेव करके रख लिया था, करेक्ट। और सिंस ये रिजर्व जो पास्ट प्रॉफिट को यदि दिखाते हैं, तो इन पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो राइट आएगा वो ओल्ड रेशियो में तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसीलिए सर जो रिजर्व्स अपीयर होते हैं ना बैलेंस शीट में, इन्हें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बिल्कुल लॉजिकल है बेटा सारी चीजें। रिजर्व्स विल इंक्लूड जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट। अभी अपन एक दो क्वेश्चंस जब देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा बच्चा जनरली कौन कौन से रिजर्व्स के अंदर नाम यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व के नेम है, जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल रिजर्व, जो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब एंट्री क्या होगी सर? आप खुद सोचो बच्चों, ये जो रिजर्व्स होते हैं ये फर्म की बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे पहले से, और रिजर्व्स आपके लायबिलिटीज साइड में दिख रहे होंगे सर। आप मुझे एक बात बताओ, यदि लायबिलिटीज में कोई अकाउंट आपका खड़ा हुआ है और आप उस बैलेंस को क्लियर करना चाहते हो, तो एंट्री क्या करोगे? आप उस रिजर्व के अकाउंट को अपोजिट साइड करेक्ट करोगे, करेक्ट। रिजर्व्स का बैलेंस मतलब अल्टीमेटली क्रेडिट होता है, तो आप डेबिट करोगे। तो एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब आप रेशियो कौन सा यूज करोगे बच्चों? तो यहाँ पर आप ओल्ड रेशियो में इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बच्चों। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बाकी किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करते हैं। अब बच्चों जो मैंने आपको ये रिजर्व बताया ना, जनरल रिजर्व जैसे बताया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जनरल रिजर्व है, मतलब जनरली प्रॉफिट्स हैं जो आपने पास्ट प्रॉफिट में कमाए थे पास्ट में, और वो आपने एक्यूमुलेट करके रखेंगे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है सर। पर कुछ पता है स्पेसिफाइड रिजर्व होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए रखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वी कैन से फंड। सर ये क्यों मेंटेन किया जाता है? बेटा ये नॉर्मली फंड इसलिए मेंटेन किया जाएगा हमेशा फर्म्स के अंदर कि कल को जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको वर्क करते समय कोई भी इंजरी हो जाती है, एम्प्लॉइज को कोई इंजरी हो गई काम करते समय, और इंजरी के ड्यूरेशन में जो भी उनको अल्टीमेटली लॉसेस हुए कंपनी को उनकी वजह से, उन लॉसेस को वो इस रिजर्व से कंपनसेट कर पाए, करेक्ट। तो ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है कि डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, ये एक लायबिलिटी के लिए लगा के रखा हुआ है सर। यदि इस तरीके की कोई अनसर्टेनिटीज अराइज होती है बिजनेस के अंदर, तो वहां से हम इसे कंपनसेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, तो इस रिजर्व का क्या करेंगे? ये फंड भी तो बना हुआ रखा है फर्म की बुक में बिल्कुल बना हुआ रखा है। और सर ये फंड बना हुआ रखा है मतलब पार्टनर्स की अभी तक कोई लायबिलिटी वहां राइज नहीं हुई है एम्प्लॉइज के रिगार्ड में, तो ये बांट देना चाहिए पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोवाइडेड कि कोई क्लेम तो नहीं है सर इसके अगेंस्ट में। यदि क्लेम है तो पहले क्लेम को कंपनसेट करो इस फंड से, फिर भी कोई अमाउंट बच जाता है तो वो पार्टनर्स में आप ओल्ड शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। पर सर यदि मान लो क्लेम ज्यादा का और फंड कम का है, तो फिर सर उस सिचुएशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू वो क्लेम कंपनसेट करना पड़ेगा।
और वो कौन रिकवर करेंगे? पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो। समझते हैं आगे इस चीज को कैसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1, मैंने बोला कि कोई लाइबिलिटी ही नहीं है सर, बुक्स में सिर्फ आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी के रिगार्ड में कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या करना है सर? अब इस सिचुएशन में बच्चों आप क्या करोगे, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है उनकी बुक्स में, उन सारे अमाउंट को आप पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। अब चाहे नया पार्टनर रहा हो उस टाइम की बात हो या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा तो उस समय की बात हो, अल्टीमेटली बटेगा ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जरा देखते हैं। इन दिस सिचुएशन एंटायर वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अल्टीमेटली आपको ये जो अमाउंट है वो किसमें बांटना है? ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, इट इज बिकॉज द फर्म हैज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, देयरफॉर एंटायर प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड फॉर कंपनसेटिंग द वर्कर्स आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। ये बोल रहा है सर कि सिंस उस टाइम पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी टुवर्ड्स दी वर्कर्स, इसीलिए जो भी आपने क्लेम फंड बना के रख रखे थे वो पूरे के पूरे आप फ्री हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप उन्हें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बच्चों। करेक्ट। चलो इस चीज को समझने के लिए बच्चों मैं भी आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूं और फिर अपन समझेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन को अपन डील कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए तो अपन एक बार एक काम करते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपन कर सकते हैं। सो ट्राई टू फोकस। तो सर एक बैलेंस शीट दी हुई है आपको, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, जिस बैलेंस शीट के अंदर एक अमाउंट दी हुई है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से 80,000 रुपए। ठीक है सर। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए और बी पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:2, बट इन फ्यूचर दे डिसाइड टू रेशियोज इन इक्वली। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों कि अभी मिस्टर ए और बी 3:2 में पार्टनर है, दिस इज हिज ओल्ड रेशियो, बट लेटर ऑन इनका जो रेशियो है वो 1:1 होने वाला है। गेट इट? यस। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चों फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आपको इस वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड एंट्री करनी है, कैसे आप इसे ट्रीट करोगे। अब एक बात समझना, क्या यहाँ कोई लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में बोला है क्या? नहीं सर, नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। तो बस सिंपल, अब आपको सिर्फ इस फंड को नॉर्मली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मिस्टर ए और बी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और मुझे एक बात बताओ, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व है जो कि लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो मतलब इसका बैलेंस कैसा होगा? क्रेडिट। इसे खत्म करने के लिए मैं क्या करना होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? वर्कमैन एक मिनट बच्चों, हाँ, वर्कर्स कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों एक प्रॉब्लम ये है कि आप इस अमाउंट को किस तरीके से लिखोगे यहाँ पर, ये और समझते हैं। तो देखो 80,000 रुपए से बैलेंस क्रेडिट था, तो अल्टीमेटली 80,000 रुपए से ही बैलेंस अपन ने डेबिट कर दिया। ओके सर। अब बच्चों 80,000 रुपए से डेबिट किया, तो सर अब हमें क्रेडिट जो पार्टनर्स को करोगे वो किस रेशियो में करोगे? तो मैंने बोला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अल्टीमेटली 80,000 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो क्या था इन दोनों का? 3:2 था बच्चों। यस सर। तो आप लिखोगे 3/5 और ऐसे ही यहां लिख दोगे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। करेक्ट। चलिए इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो दैट कम्स टू 48,000 एंड 32,000। चलिए, तो दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो बीइंग द फंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां पर आपने जो फंड अमाउंट थी जो बुक्स में पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। करेक्ट। चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि मान लो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्ड में, तो क्या करोगे? तो देखो क्या लिख रहा है, इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल
ऑल बैलेंसेस फ्रॉम द वर्कर्स कंपनसेशन फंड विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो लायबिलिटी जो आपकी होंगी वो किस नाम से रहेंगी, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट के नाम से। और सबसे पहले जो फंड में अमाउंट पड़ा हुआ है ना, पहले वो अमाउंट यूज किया जाएगा लायबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए। तो फंड से अमाउंट कहां चला जाएगा, लायबिलिटी के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है सर। बैलेंस यदि फिर भी कुछ बच जाता है सर उस अकाउंट में, फंड वाले अकाउंट में, तो फिर वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। However, in case fund amount is less than liability amount, सर मान लो लाइबिलिटी लाख रुपए की है और फंड अमाउंट रह गई 80,000 रुपए की, 20 की कमी पड़ रही है सर, तो ये जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है ना सर, ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करोगे। कहां से चार्ज करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रखा है। करेक्ट। और डेफिनेटली क्वेश्चन आपको उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन का बैलेंस लास्ट में निकल के आएगा वो आप ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन विल बी शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो अल्टीमेटली सर सारा ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद सिर्फ जो लायबिलिटीज है वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दी जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार अपन समझते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, जहां पर आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक परफॉर्मा दिया गया है, फॉर्मेट दिया है कुछ, जिसमें एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 80,000 का। ठीक है सर। CNP पार्टनर से 3:2 में, नो पहले ये इक्वली पार्टनर्स थे बच्चों, बट अब फ्यूचर में डिसाइड किया है कि 3:2 में, तो मतलब ओल्ड रेशियो का क्या हो गया 1:1। ओके सर। एक लाइबिलिटी दे रखी है सर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज अमाउंट ₹60,000। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो सर मैं क्या करूंगा, इस लाइबिलिटी को क्या करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से चार्ज करूंगा बच्चों। तो देखो लाइबिलिटी को वर्कमैन कंपनसेशन फंड से चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ रिजर्व, जो कि क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री करोगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 60,000 की लाइबिलिटी, तो 60,000 आप पूरा का पूरा क्या करोगे, वहां से रिकवर कर लोगे पार्टनर्स से। करेक्ट बच्चों। ओके सर। सर उसके बाद अभी भी 20,000 रुपए का बैलेंस बचा ना, उसका क्या करे, उसको पार्टनर्स में बांट दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयर रेशो। तो C और P थे, तो टू C's कैपिटल अकाउंट और टू D है ना, हाँ C और P, सॉरी चलिए, तो C और P है आपके। तो नेक्स्ट मिस्टर P, तो P कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या लिखोगे बच्चों, तो 20,000 का बैलेंस उसमें और बच गया था आपका, तो इस 20,000 को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 के अंदर। चलिए इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो, जो कि 1:1 था बच्चों। बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन था बच्चों, ये समझ में आपको आ गया होगा, आई होप सो। और कोई परेशानी या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे करके बता सकते हो। सपोज इन द अबव एग्जांपल अमाउंट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन फंड लायबिलिटी इज ₹90,000। मतलब समझ रहे हो, ये बोल रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्लेम जो पड़ा था बैलेंस शीट में वो तो 80,000 रुपए का था, मतलब फंड जो था आपके पास, फंड का जो बैलेंस था वर्कमैन कंपनसेशन फंड का वो आपका 80,000 था। यस सर। और क्वेश्चन बोल रहा है लाइबिलिटी जो है ना बच्चों आपकी, वो लाइबिलिटी आपकी जो है वो 90,000 रुपए है, 90,000 रुपीज है। अब मुझे बताओ क्या करोगे सर, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम जो कम पड़ेगा अमाउंट, शॉर्टफॉल जो आ रहा है ना 10,000 रुपए का, कि हम इसे रिकवर नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइबिलिटी 10,000 की और फंड 80 का ही बना रखा है, तो 10 कहां से लोगे, तो वो 10,000 आप रिवैल्यूएशन से रेज करोगे बच्चों। अब एंट्री क्या होगी तो जरा देखना, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, जो आपकी देखो एक बात समझना, एंट्री बनाना आना चाहिए पे, करेक्ट, डेबिट करोगे क्रेडिट, थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। देखो फंड अकाउंट में आपको पहले बता चुका हूं क्रेडिट बैलेंस होता है इसका,
यस सर। तो आप इसे डेबिट करके खत्म करोगे तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, और अमाउंट लिख दो 80,000, ठीक है सर। कहां से इसे अपन सेटल ऑफ करेंगे बच्चों, फंड को अल्टीमेटली लाइबिलिटी जो है उस लाइबिलिटी को इसके अगेंस्ट में एडजस्ट करना है, ठीक है सर। तो लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट जो कि 90,000 का है। अब ये देखो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है, 10,000 कम पड़ रहे हैं ना, तो वो हम कहां से लेंगे, रिवैल्यूएशन से बच्चों। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, करेक्ट। तो ये इस तरीके से यहां पर आप उस शॉर्टफॉल को रिवैल्यूएशन की मदद से क्या करोगे बच्चों, रेज करोगे, अल्टीमेटली वहां से रिकवर करोगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए अब अपन नेक्स्ट फंड देखते हैं। इसी तरीके से जैसे अपन वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़ाते हैं ना बच्चों, ऐसे ही बुक्स के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी मेंटेन किया जाता है। कौन सा फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सर ये किस चीज के रिगार्ड में होता है, ये नॉर्मली फर्म कई बार बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रखती है बच्चों। अब इन्वेस्टमेंट की बुक तो मार्केट में कम या ज्यादा होती रहती है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम एक साइड में फंड भी बना लेते हैं कि यदि मार्केट में शेयर की प्राइस कम या ज्यादा हो रही है, जिस भी चीज में हमने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है, तब उसे वहां से रिकवर कर पाएंगे। तो जरा देखते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज क्रिएटेड टू कवर अप रिस्क ऑफ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन फ्यूचर। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में यदि हमें एक रिस्क है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम हो सकती है, उस चीज को मिटिगेट करने के लिए, उसे कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मे बी सेपरेटेड टू क्रिएट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अल्टीमेटली ये फंड कैसे बनाया जाता है कि एक अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से अलग से निकाल ली जाती है, जो उस फंड में ट्रांसफर की जाती है। ओके सर। तो देखो अब एक बात समझना, P&L एप्रोप्रिएशन से कोई अमाउंट लेकर के कहां डाली जा रही है, फंड में डाली जाती है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो बटने के बाद पार्टनर्स में जाते हैं। यदि ये पैसा मैंने फंड में नहीं डाला होता बच्चों, तो ये पैसा पार्टनर्स को अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलता, इनके रेशो में, बिल्कुल सर, बट ये फंड में डाल दिया गया। तो अल्टीमेटली जब कभी भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ बच्चों प्रॉफिट चेंज होने की वजह से, तो उस सिचुएशन में इस फंड का क्या होगा, सेम वही होगा बच्चों जो ऊपर किया था, बस नाम फर्क आएगा। क्या अल्टीमेटली मान लो सर फंड की जो भी अमाउंट है, लाख रुपए का फंड पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो पूरा का पूरा फंड क्या करो, पार्टनर्स आप आपस में बांट लो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जरा देखते हैं कैसे सिचुएशन अराइज होगी। जैसे सबसे पहली सिचुएशन इन्होंने दी बच्चों, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। मान लो कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज ही नहीं हुआ। अब सर एक बात बताना मुझे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में यदि कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जो एंटायर अमाउंट है जो इस फंड की, वो कहां चली जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत आसान था, बहुत इजी था। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री यदि अपन सोचे तो क्या होगी बच्चों, इसकी यदि अपन एंट्री सोचे तो अल्टीमेटली तो कोई फंड बना रखा था, तो मतलब रिजर्व की टाइप से लाइबिलिटी साइड में अकाउंट होगा। तो एंट्री अल्टीमेटली उस बैलेंस को खत्म करोगे आप, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। ओके सर। तो अल्टीमेटली इस तरीके से जो है आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यहां पर रोक के रखोगे। अल्टीमेटली इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप किस में डाल दोगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि हमारे कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई उनकी चीज के रिगार्ड में। करेक्ट बच्चों। चलिए अब एक काम करते हैं, अपन इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, और इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को अपन डील करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है, इसका एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जहां आपको बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट दिए गए 1 लाख रुपए के, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया है 80,000 का। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये बोला हुआ है कि बच्चों ए और बी पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। ओके। अब देखो कहीं पर क्वेश्चन में आपको एडिशनल लाइबिलिटी दे रखी है क्या कोई, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी या ज्यादा, कुछ भी नहीं बोल रखा।
तो अल्टीमेटली बच्चों ये पूरा का पूरा जो फंड अमाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो अल्टीमेटली एंट्री बच्चों आप क्या बनाओगे, एंट्री बनेगी बच्चों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। करेक्ट। तो पार्टनर्स कौन कौन थे आपके सर, ए और बी थे, यस सर। तो टू एज कैपिटल कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब जरा अपन एक बार देखते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ऑन 80,000 का था और सर ये रेशो में बटेगा 3:2 जो कि पुराना रेशो था आपका। तो आप यहां क्या लिखोगे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और ऐसे ही आप बीके में क्या लिखोगे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ओके सर, चलिए इसे एक बार अपन सॉल्व करते हैं। दैट कम्स 48,000 और बच्चों ये आपका आ जाएगा 32,000। करेक्ट। तो यहां पर इस तरीके से अपन ने क्या किया, इस फंड की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ओल्ड रेशो में चीजें बढ़ रही है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं सर कि मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज हो जाए। अब सर इन्वेस्टमेंट की यदि वैल्यू में चेंज हो जाएगा तो जो भी डिक्लाइन, जैसे मान लो वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की, तो क्या करोगे, जो भी डिक्लाइन आया ना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो आप एडजस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से सबसे पहले। तो उसके बाद भी यदि बैलेंस बच जाता है तो फिर वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है। और सर यदि मान लो इनसफिशिएंट पड़ जाती है अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर, तो बच्चों क्या करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली सर उस अमाउंट को हम चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। करेक्ट। चलिए, और एंट्री क्या होगी सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट। ओके सर, चलिए अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स को करने की, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं सर कि हम उन्हें किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, उन्होंने देखो एक चीज और बताई है, however if the value of investment increases the balance in investment fluctuation fund will be credited to their old profit ratio and old ratio। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि यदि बैलेंस बच जाता है फिर भी यदि उस फंड के अंदर, तो फिर वो आप कहां पर ले जाओगे, वो ओल्ड पार्टनर्स में आप बांट दोगे। ओके सर, तो देखो एंट्री क्या होगी, पहले तो इन्वेस्टमेंट, यदि मान लो ये कब हो रही है सिचुएशन, ये सिचुएशन तब होगी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है सर, तो जितनी बढ़ गई है उसे तो डालो रिवैल्यूएशन में, और बाकी जो अब तो आईएफएफ तो कहीं काम ही नहीं आया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो तब काम आता ना जब वैल्यू कम हो जाती, लॉस होता था। जब लॉस ही नहीं हुआ तो कोई काम ही नहीं आया, तो बाकी जो भी वो अमाउंट बची हुई है उसे पूरा किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। नीचे मैंने एक नोट दे रखा है, ये आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 13 है वो ये बोलता है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए। तो जब कभी भी वैल्यू इंक्रीज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट के केस में, तो वहां पर एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर एक हल्का सा नोट है, बट ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं रहेगा कॉन्टेक्स्ट में। करेक्ट। ओके, चलिए अब कैसे हम इन सिचुएशंस में डील करेंगे एक एक करके अपन समझते हैं। यहाँ मैंने सारे केसेस ले लिए बच्चों, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम केस ए के बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है कि मास्टर आपकी एक बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट के अंदर उस बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे रखा है 2 लाख रुपीज से, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 1 लाख रुपए से, और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सी और डी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स बांटते हैं 3:2 रेशो में, एंड दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 1:1। ओके, तो ये तो आपका ओल्ड रेशो हो गया और ये आपका न्यू रेशो हो गया। ओके सर, सबसे पहले बोल रहा है कि मान लो बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,60,000 रुपए हो जाती है। मुझे पहले तो ये बताओ बच्चों यहाँ पर वैल्यू कम कितनी हो गई, डिक्लाइन कितना हो गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। तो डिक्लाइन जो हुआ है सर वैल्यूज में, इन्वेस्टमेंट की डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 40,000 का सर। अभी 40,000 आप कहां से रिकवर करोगे,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में बट जाएगा। तो केस ए के रिगार्ड में अपन एंट्रीज करते हैं बच्चों। चलिए केस ए में मैंने क्या बोला, केस ए में अल्टीमेटली बच्चों डिक्लाइन कितना आया था, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 का। यस सर। अब इस डिक्लाइन को हम कहां से रिकवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, जिसका बैलेंस आपकी बुक में कितना दे रखा है 1 लाख रुपीस। तो बच्चों एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले तो इस डिक्लाइन को अपन रिकवर करते हैं। तो डिक्लाइन को रिकवर करने की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपको कम करना है अल्टीमेटली। यस सर। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सर ये क्यों किया आपने, देखो इसको लॉजिकल भी आप याद रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट डेबिट होते हैं बुक्स में, एसेट साइड का बैलेंस होता है इनका, तो डेबिट बैलेंस होता है। अब हम इसका बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करना होगा, और रेस्पेक्टिव साइड में कौन सा अकाउंट आ जाएगा, फंड वाला अकाउंट आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी 40,000 से। बट सर अभी भी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 रुपए और बाकी होंगे ना सर, होंगे या नहीं होंगे मुझे ये बताओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर 1 लाख रुपीस थे, जो कि हमने इसमें से 40,000 यूज कर लिए बच्चों। और 40,000 जब हमने यहाँ यूज कर लिए तो हम इस सिचुएशन में बाकी अब जो 60,000 अमाउंट अभी और बची है इस फंड में, उसका क्या करोगे बच्चों, उस अमाउंट को बच्चों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000। ये वैल्यू कहां से आई याद रखना, 1 लाख में से 40,000 तो हमने ऊपर यूज कर लिया, बाकी जो बचा वो हम बांट रहे हैं। ठीक है, किस में बांट रहे हो सर, ये अपन ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। चला देखते हैं, ए और बी, सी और डी पार्टनर्स थे और ओल्ड रेशो का 3:2 था, सी और डी। तो सी कैपिटल अकाउंट और डी कैपिटल अकाउंट, और रेशो अपन ने कितना देखा था इनका 3:2। ओके सर, तो 3:2 में इसको अपन बांट देंगे। चलिए तो इसको बांटते हैं सर, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और ऐसे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा 36,000 और ये आपका कितना आ जाएगा 24,000। करेक्ट। चलिए तो आपको ये वाला एडजस्टमेंट तो बच्चों बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन केस 2 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद केस 2 में क्या बोला है समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। चलिए केस 2 में सर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दी गई है आपको 80,000। तो सर 80,000 की वैल्यू बोली गई है, तो डिक्लाइन कितना आ गया वैल्यू में, डिक्लाइन सर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,20,000 रुपीज से वैल्यू कम हुई है। जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में तो सर पैसे कम दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं जो कमी पड़ेगी वो कहां से लूंगा, वो बच्चों में अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट से टेक इन अकाउंट करूंगा। करेक्ट। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप करोगे एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, जो कि आपका 1 लाख रुपए का बैलेंस था। यस सर। और टू इन्वेस्टमेंट, हमें वैल्यू कम कितनी से करनी है इन्वेस्टमेंट की बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको कम करनी है 1,20,000 से। तो 20,000 आप कहां से उठाओगे, रिवैल्यूएशन से। तो अल्टीमेटली एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब तो बच्चों बैलेंस कुछ बचा ही नहीं है अल्टीमेटली फंड के अंदर, सारा यूज कर लिया हमने, तो इसलिए अब पार्टनर्स के बांटने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, एंट्री यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर। चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 के अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपको 1,60,000 दे रखी है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 1,60,000।
चलिए अब बच्चों इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, यहां अल्टीमेटली सेम वही ट्रीटमेंट करोगे जो आपने ऊपर 1,60,000 के साथ नहीं किया था, वही सेम एडजस्टमेंट आप यहां पर भी करोगे। बट वही यदि मान लो सर 2,20,000 की वैल्यू हो जाती है तो देखो सी वाला केस में नहीं करा रहा, ये आप खुद कर सकते हो। डी वाला वैल्यू वाला केस में आपको बता रहा हूं, यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000 हो गई है, ठीक है सर। जबकि बुक्स में वैल्यू 2 लाख थी, तो पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लेता हूं, तो इसको 3 की जगह पर 4 कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए फोर्थ वाले केस में मैंने बोला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है आपको, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या करोगे आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 से वैल्यू बढ़ानी है, यस सर 20,000 से वैल्यू बढ़ानी है सर आपको इन्वेस्टमेंट की, और रिवैल्यूएशन के थ्रू अपन इसे बढ़ा लेंगे बिल्कुल, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर वो वाला जो फंड का अकाउंट है वो तो पूरा का पूरा बचा रह गया, उसका क्या करें, उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे, सी और डी, टू सी और डी, सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल, और रेशो इनका था 3:2। चलिए और अमाउंट कितना था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, आपका 1 लाख का बैलेंस था ना। चलिए तो 1 लाख रुपए को आप क्या बांटोगे सर, 3:2 में बांट दोगे बच्चों, करेक्ट सर। चलिए तो ये हो जाएगा 60,000 और ये आपको हो जाएगा 40,000। तो बहुत ही आसान था, यदि वैल्यू ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन, कम हो तो फंड से रिकवर करो, फिर भी बैलेंस बचे तो पार्टनर में बांट सकते हो, करेक्ट। चलिए आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब अपन नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं बच्चों। कई बार बैलेंस शीट में सिर्फ रिजर्व ही नहीं होते, कुछ लॉसेस भी होते हैं। कई बार P&L का डेबिट बैलेंस दे देंगे वो आपको, कुछ एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ लॉसेस दे देंगे, अलग अलग नाम से देते हैं वो लॉसेस नॉर्मली, या तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, करेक्ट। तो उन लॉसेस को भी क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट के खत्म करोगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं ओल्ड रेशो में। यस सर, जरा देखते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस अपियरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इंडिकेट एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस जो कि उन्होंने पास्ट में इंकर्ड किए थे पर अभी तक पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तभी बैलेंस शीट में रखे हुए। तो ऐसे जो भी लॉसेस हैं उनको पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बैलेंसेस बैलेंस शीट में असेट साइड में बढ़े होंगे, डेबिट बैलेंस होंगे तो उन्हें तो क्रेडिट कर दो और रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो भी वो नाम आपको देगा क्वेश्चन के अंदर। चलिए इससे रिलेटेड पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर अपन इसे समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से टॉपिक को। एग्जांपल नंबर 12 देखना बच्चों, जहां पर आपको प्रभात और दिनेश दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका रेशो है 3:2 बच्चों। और सर 3:2 में जो इनका रेशो है, दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन इक्वली। तो फ्यूचर में ये 1:1 में आ जाएंगे। The date of reconstitution firm profit and loss account showed a debit balance बच्चों, पास थी जनरल एंट्री। अब देखो डेबिट बैलेंस दे रखा है P&L का, यस सर। तो हमें इसे खत्म करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट या डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट तो बैलेंस दे रखा था सर, तो अल्टीमेटली हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चलो 2 तो P&L अकाउंट लिख दूंगा मैं 35,000 और डेबिट रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लूंगा, प्रभात और दिनेश, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉसेस है तो उनको डेबिट किए जाएंगे पार्टनर्स को, यस सर। और दूसरा दिनेश था ना का, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां आप कितना लिख दोगे बच्चों, रेशो कितना था आपका 3:2, ओल्ड रेशो में बटेगा ये देना का। चलिए तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा 21,000 बच्चों और ये आपका आ जाएगा 14,000, करेक्ट। चलिए था आसान कितना, बिल्कुल सिंपल सा। आपको बस ये देखना है बच्चों कि वो बैलेंस डेबिट है क्रेडिट, उसको अपोजिट में डालना है और रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में उसे बांट देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी फर्म्स के बीच में, फर्म के अंदर जो भी पार्टनर्स होते हैं बच्चों, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो चेंज होता है। उस टाइम पर बहुत सारे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी अभी तक,
काफी वैल्यूज कम भी हो गई, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई होंगी। तो उन सारी चीजों को असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी वैल्यूएशंस होते हैं वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पास करते हैं। अभी तक हमने देखा ना बहुत सारी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा रही थी, पर हम उनका कुछ कर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन में और भी एंट्रीज जाती हैं और सारी एंट्रीज जाने के बाद रिवैल्यूएशन का नेट बैलेंस निकाल करके पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जरा एक बार सुनना क्या लिख रहा है बच्चों। At the time of change in profit sharing ratio, it is necessary to exactly evaluate the financial position of a business so that the gaining partner neither enjoy any benefit of past transaction nor borne any loss due to the past ट्रांजेक्शन। क्योंकि सर अब रेशियो चेंज हो गया है तो सारी चीजें नए रेशियो के हिसाब से होंगी, तो पुराने कोई लॉसेस की वजह से कुछ लॉस बियर ना करना पड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिल जाए, तो इस वजह से ये एडजस्टमेंट किया जाता है। दैट्स व्हाई ही और शी इज एंटाइटल्ड फॉर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस ओनली, क्योंकि अब ये सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस को ही बांटेंगे नई रेशियो में, पुराना सारा खत्म करेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है जहां सारे लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में। कैसे नोट किया जाता है बहुत आसान है, मैं भी आपको सिखाऊंगा। देखो ये फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। कैसे करते हैं सर यहाँ पर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब कई बार आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फर्म की वैल्यू जो है असेट्स जो दे रखे हैं बुक्स में लाइक बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन, इनकी वैल्यू बढ़ गई। अब लॉजिकली सोचो बच्चों की वैल्यू असेट्स की बढ़ेगी तो डेबिट ही तो करेंगे, तो असेट अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और वैसे देखो कि हाँ भाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट असेट्स की बढ़ी है तो फायदा हुआ है, तो इसलिए वो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। करेक्ट, तो इसको थोड़ा क्लियर रखना। लॉसेस जितने भी होते हैं वो डेबिट में आते हैं और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों, फायदे होते हैं आपके, वो क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, चलिए सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, फायदा हो गया ना सर, तो क्रेडिट कर दिया इसको। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अब सर अनरिकॉर्डेड मतलब मेरी कोई संपत्ति जो रिकॉर्ड ही नहीं करके, तो करो बुक्स में रिकॉर्ड भैया, उसको फायदा है तो तुम्हारा। अनरिकॉर्डेड इनकम है, करो भाई बुक, फायदा है तुम्हारा। कोई डिक्रीज हो गई सर असेट्स की वैल्यू, ये तो नुकसान हो गया सर, असेट्स कम हो गए। लायबिलिटी बढ़ गई सर, नुकसान हो गया है। तो सर कोई लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, तो रिकॉर्ड करो उसको, तो नुकसान होगा तुम्हारे लिए एक तरीके से। कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस दे रखा है सर, तो उसे रिकॉर्ड करोगे आप बुक्स में दोबारा से, तो उसे डेबिट करना आपको पड़ेगा। करेक्ट, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, और लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा इस अकाउंट का वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि लॉस आता है तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत आसान होता है इसे बनाना बच्चों, बस लॉजिकली हर एक लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी यूज होती है। वहां आपने यदि पढ़ने में गलती कर दी तो एडजस्टमेंट गलत कर दोगे, तो पढ़ना अच्छे से क्वेश्चन को। चलो एक अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं जिससे अपन उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चों। चलिए तो अब अपन एक इलस्ट्रेशन समझने की कोशिश करते हैं और इस इलस्ट्रेशन की मदद से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उनको करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पी क्यू और आर दे रखे हैं तीन पार्टनर जिनका रेशियो है 2:2:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2002 आर एस फॉलोज। आपको बुक्स में स्टॉक दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। अब देखो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ लॉसेस है, ये पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिजर्व दे रखा है, देखो इस साइड ये भी सर पुराने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ये भी पार्टनर्स में बढ़ते हैं। एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। बैंक का बैलेंस दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है, कैपिटल के बैलेंस दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा नीचे ही बोलता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:4। पहले क्या रेशियो था इनका, पहले इनका रेशियो था 2:2:3। ओके, क्या क्या बोला सर, ऑन द डेट अबव डाटा इट वाज एग्रीड दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 7%। कि प्रोविजन जो है आपको वो 7% पे मेंटेन करना है। लैंड की वैल्यू 10% से एप्रिशिएटेड की गई है। स्टॉक रिड्यूस्ड हो गया है 15,000 रुपए से। अनरिकॉर्डेड कोई क्रेडिटर है 25,000 रुपए के। एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू की गई है 90,000 पे। पास दी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, तो बड़े अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए अपन करेंगे और आपको समझ में आएगा कैसे प्रोसेस में फ्लो होना और कैसे सारी एंट्रीज को अकाउंट में प्लीज अप करना है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को करना बच्चों। मैं एक एक पॉइंट कवर करूंगा, एक एक एडजस्टमेंट को डिटेल में बताऊंगा, ढंग से समझना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में मिलते हैं। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट चेंज हो सकते हैं, कई बार थोड़ा क्वेश्चन को छोटा या बड़ा हो सकता है, बट मेन थीम यही रहने वाली है क्वेश्चन की। करेक्ट, चलिए तो इसी के साथ अपन इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीजों के बारे में बातें करना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले तो उन्होंने एक एडजस्टमेंट बोला है क्या,
कि प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये आपको 7% पे मेंटेन करना है। पहले जरा अपन बुक्स में चलते हैं और देखते हैं प्रोविजन है भी है या नहीं है। सर बुक में तो कोई प्रोविजन नहीं है, बस क्रेडिट डेटर्स दे रखे 1,50,000 के। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका कितना, 7%। और सर प्रोविजन बनाना है मतलब अल्टीमेटली हम एक बुक्स के अंदर एक लाइबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, एक प्रोविजन लेकर के। प्रोविजन के बैलेंस लाइबिलिटीज होती है ना सर, क्रेडिट साइड होती है बिल्कुल, और आपको बुक्स में लेकर के आना है। तो एंट्री क्या करोगे बताओ, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। 1,50,000 का कितना, 7%। चलो देखते हैं एक बार। चलो तो सबसे पहले तो मैं जर्नल एंट्रीज पास करना चालू करता हूं बच्चों। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री तो मैंने आपको क्या बोली, सबसे पहली एंट्री मैंने बोली रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कर दो, एक काम करो, डाउटफुल डेब्ट। कितने रुपए से करोगे बच्चों, 1,50,000 था, 1,50,000 का 7% मेंटेन करना था हमको। तो जरा ऐसे करते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 7% विच कम्स ₹10,500। चलिए तो एक एंट्री तो सर हमें समझ में आ गई बड़ी आसानी से कि हमने एक लाइबिलिटी को बुक्स के अंदर क्रिएट किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है लैंड के बारे में। क्या कि लैंड की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हुई है 10% से। ठीक है, तो सर बुक्स में जरा लैंड देखते हैं, लैंड की वैल्यू कितनी है। लैंड वेयर इज द लैंड, लैंड की वैल्यू बुक्स के अंदर एप्रिशिएट हुई है 10% से। पर सर बुक्स के अंदर तो लैंड है ही नहीं, हाउ वी विल डू दैट थिंग। एक काम करना बच्चों, इसमें किसी मिस्टेक है, एक काम करो, इस प्लांट एंड मशीनरी जो लिख रहा है ना, इसकी जगह पे यहाँ लैंड लिख लो। ये मिस प्रिंटिंग एक्चुअली में लैंड आएगा। ठीक है, चलो तो लैंड 480 की है बच्चों, आपको 480 से कितना वैल्यू इंक्रीज करना है, आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है 10% से। ठीक है, चलिए तो लैंड की वैल्यू को बढ़ाओगे तो लैंड का बैलेंस डेबिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बैलेंस असेट्स का बढ़ाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर एंट्री का अमाउंट कितना आएगा, 10% से इंक्रीज हुई थी, 1.5 लाख की लैंड की वैल्यू थी, तो 1,50,000 का 10%। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 15,000। हाँ कि ना बताओ, लैंड की वैल्यू नहीं 1.5 लाख थी, वैल्यू कितनी थी एक मिनट ना, सॉरी 480 थी बच्चों, वैल्यू 480 थी, तो 480 का 10% 48,000 होगा। अपन ने वैल्यू गलत लिख दी, एक मिनट कोई बात नहीं सर, इसको भी सही कर देते हैं। चलो तो ये अपन को थोड़ा फिगर्स का याद रखना है, फिगर गलत नहीं करनी है, ठीक है। चलिए 4,80,000 का 10% विच कम्स 48,000, विच कम्स 48,000। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो बड़े आराम से चल रहा हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके। नेक्स्ट बोल रहा है सर स्टॉक्स जो है, स्टॉक की जो अमाउंट है वो रिड्यूस्ड हो गई कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। स्टॉक कितने रुपए से था सर, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए, 15,000 रुपए से वैल्यू कम हो गई। स्टॉक का बैलेंस कम करना है, असेट्स का वैल्यू कम करना होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, करेक्ट, ओके सर। और अमाउंट आप लोग कितना लिखोगे यहाँ पर, अमाउंट आप लोग लिखोगे यहाँ पर बच्चों 15,000 रुपए से वैल्यू कम हुई थी ना, तो यहाँ तो सीधा लिख दो 15,000। चलिए सर हमने 15,000 रुपीज से यहाँ पर वैल्यू लिख दी, ओके। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री किस चीज के रिगार्ड में है,
नेक्स्ट बोल रहा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 25,000 के, तो क्रेडिटर्स को बुक में लेकर आना है, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो 2 क्रेडिटर्स होंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अल्टीमेटली बच्चों ये कितने रुपए से आ जाएगा, 25,000 रुपए से थे ना, 25,000 मतलब 25,000 रुपीज से आपके क्रेडिटर बुक्स में आ जाएंगे। ठीक है सर, और बताइए सर, एक ही बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 90,000। अच्छा, और देखो यहां मैं जो बोला था सही करना है अपन, एक यहां और सही कर लेना, ये एक्चुअली में ये हम स्प्रेडिंग ऐसे ही है, तो ये स्टॉक तो दे ही रखा है आपको 6,000, जो अपन ने बात की थी, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड, ये यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी अपन ऊपर नीचे हो गई है लिखने में। ठीक है, चलो, तो प्लांट एंड मशीनरी 120 पर है सर, और आपको इसकी वैल्यू को करना है 90 पर। ओहो, 30,000 से वैल्यू बच्चों आपकी कम हो गई प्लांट एंड मशीनरी की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है बच्चों, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट क्या लिखोगे बच्चों, अमाउंट आप कितने रुपए से वैल्यू कम हुई थी इसकी, 90 वैल्यू हो गई थी, जबकि एक्चुअल में 120 वैल्यू है, तो मतलब 30,000 का यहाँ पर डिफरेंस था, तो आप 30,000 बच्चों यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, चलिए सर, और भी एडजस्टमेंट है क्या कोई, नहीं सर, ये भी मैंने कर दिया। चलिए अब एक बार मैं बैलेंस शीट और चेक कर लेता हूँ, जहां मेरे को 2 चीजें दिखी थी, एक तो जनरल रिजर्व दिखा था और एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स दिखे थे, करेक्ट, उसके रिगार्ड में भी मुझे कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। ठीक है, तो इन एंट्रीज को और कर लेते हैं सर। देखो सबसे पहले मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, और एक जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व कर लेते हैं। देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, तो इसे अब डेबिट करना होगा, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सीधा बढ़ता है किसमें, पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर कौन कौन है, PQR है, तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप ये बांट दोगे। ठीक है सर, चलिए तो पहले जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना ये देख लेते हैं, और रेशियो 1 कौन सा है आपका, जनरल रिजर्व 52,000 है बच्चों, और ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 2:2:3, तो रेशियो लिख देता हूं तो मैं 2:2:3, और ये अमाउंट है 52,000। तो जरा इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, तो ये यदि अपन इसे करें 52,000 डिवाइडेड बाय 2 और 2 4 और 3 7, हाँ, तो ये आपका कुछ अमाउंट पॉइंट्स में आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख 14857, 14857, नेक्स्ट लिखना 14857, और ये लिखना 22286, 22286, ये आपको मैंने 2:2:3 रेशियो में बांट दिया इसको। ठीक है सर, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है असेट साइड में, उसको भी खत्म करना है, तो उसको क्रेडिट करना होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आप नीचे क्या लिख दोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है कितना है सर आपका बुक्स में, ये है सर आपका 70,000, तो इसको खत्म कर देते हैं सर, 70,000 को ओल्ड रेशियो में बांट के, ये 70,000 लिख दिया, और इसको अब आपको 2:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये ऊपर हो जाएगा 20,000, ये 20,000, और ये आपका 30,000। ठीक है, चलिए तो सर मैंने सारी जनरल एंट्रीज कर दी, जो जो मुझे एडजस्टमेंट दिखे उनसे रिलेटेड भी कर दी, और जो मेरे को बैलेंस शीट में आइटम दिख रहे थे जो मुझे बांटने चाहिए था वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब पहले मेरे को क्या बनाना है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्यों, क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये चेक करना है कि मेरा कितना लॉस और कितना प्रॉफिट था। चलिए तो सबसे पहले मैं इसके नीचे बना लेता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पता है आपके लिए बहुत ईजी हो गया, आप एंट्री कर ही चुके हो, बस आपको पोस्ट करनी है यहाँ पर, जैसे अपन बचपन में लेजर में पोस्ट नहीं करते थे एंट्रीज लाइक दैट। चलो देखते हैं एक बार, आओ
सबसे पहले यदि अपन देखें बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया था और पहली एंट्री में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखे थे 10,500, तो इसे अकाउंट फॉर कर देते हैं 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए से लिखा था बच्चों अपन ने? 10,500 रुपए से। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी गई? चलो मैं एक पर टिक लगाता चाहता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। देखो ये वाली ये पोस्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वाली भी पोस्ट होगी क्या? हाँ सर। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में अपन बाय लैंड लिखेंगे 48,000 से। चलिए तो लिख देते हैं बाय लैंड, और ये अपन लिख देते हैं 48,000 से। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और आगे चलते हैं सर। थर्ड एंट्री में रिवॉल्यूशन टू स्टॉक था, तो अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू स्टॉक 15,000, टू स्टॉक 15,000। चलिए सर, और बताइए सर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी रिवॉल्यूशन टू क्रेडिटर, तो जो कि है 25,000 से, तो अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम टू क्रेडिटर लिख देंगे 25,000 से। ओके सर, चलिए ये भी लिख दिया मैंने। और बताइए सर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रिवॉल्यूशन टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, तो मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 30,000 से। चलिए सर, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों? आराम आराम से चल रहे हैं अपन सारी बात चीजों को लेकर के। ओके, और भी सर कोई एंट्रीज है क्या? लेट्स चेक। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट यूज ही नहीं हुआ, तो ये एंट्री नहीं जाएगी, ये वाली भी नहीं जाएगी। तो सारी एंट्रीज हमने ले ली। चलो अब देखते हैं रिवॉल्यूशन में क्या नेट लॉस या गेन हो रहा है। तो वैसे मुझे लॉस ही दिख रहा है क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का कम है। ठीक है, चलिए एक बार अपन इसे टोटल लगा लेते हैं। 10,500 प्लस 15,000, 25,000 और 30,000, विच कम्स टू 80,500। ठीक है सर, चलिए तो अल्टीमेटली मैं यहां भी टोटल लिख देता हूं 80,500। जो भी ये बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस कितना रहेगा, इसे माइनस करते हैं 48,000 से, तो दैट कम्स 32,500। अब जो ये 32,500 है ना बच्चों, ये रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आप यहां लिखना बाय, अभी एक तरीके से देखा था लॉस ट्रांसफर्ड कर रहे हो आप, करेक्ट? तो ऐसे लिख सकते हो चाहो तो आप, इंडिकेट करने के लिए एग्जामिनर को, क्या लॉस ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, अब लिख देना बाय तीनों पार्टनर्स के नाम। कौन कौन से थे? पी क्यू आर है ना? हाँ, तो बाय पीज कैपिटल, बाय क्यूज कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में लॉस बच जाएगा। और किस रेशो में बटेगा बच्चों? पुराने रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना क्योंकि सारी चीजें ओल्ड से रिलेटेड थी, तो वो ओल्ड रेशो में बटेंगी। ठीक है, तो ये अपन डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, तो ये भी पॉइंट में ही आएगा आपका। तो ये तो आ जाएगा 9286, ये भी 9286, और ये आपका हो जाएगा बच्चों 13928। करेक्ट। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों ये मैंने आपका कौन सा अकाउंट बना दिया? ये मैंने आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा आसान था, सिंपल था। चलो, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब इसे बनाते हैं सर। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि अपन बनाते हैं तो सबसे पहले एक तो पर्टिकुलर, यस सर, एक तो पर्टिकुलर ले लेते हैं। पर्टिकुलर के बाद पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। पार्टनर कौन कौन से थे बच्चों? पी क्यू आर थे ना, पी देन क्यू एंड देन आर। पी, उसके बाद ठीक है सर, उसके बाद आपका सेम वही पर्टिकुलर पी क्यू और आर। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो उनके ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे ना पार्टनर्स के,
सबसे पहले तो आपको वो लिखने हैं, दैट इज व्हाट बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी आप जो लिखोगे वो आप बैलेंस शीट में चेक करो कि ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे पार्टनर्स के। 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख दे रखे ना आपको, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है सर, तो अपन इन बैलेंसेस को लिख देते हैं। 2 लाख, 3 लाख और ये 4 लाख। ठीक है सर। और सर इसके बाद हमने 2 एंट्रीज जो अभी तक, देखो ये बाकी सारी एंट्रीज हम पोस्ट कर चुके हैं 5 तक, तो फर्स्ट पोस्ट कर दी, सेकंड कर दी, थर्ड पोस्ट कर दी थी, फोर्थ, फिफ्थ ये रिवैल्यूएशन में पोस्ट हो गई। ये लास्ट की 2 एंट्रीज पोस्ट नहीं हुई थी, तो इनके पर्टिकुलर पार्टनर्स के रेस्पेक्टिव अकाउंट में इनको पोस्ट कर देते हैं। तो इस वाली एंट्री को अपन पोस्ट करेंगे बच्चों, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब आप इसे अकाउंट 4 करोगे तो इसे कैसे लिखोगे, बाय जनरल रिजर्व के नाम से। करेक्ट, क्रेडिट साइड में लिखोगे आप लोग बाय जनरल रिजर्व। और अमाउंट कितना आएगा बच्चों जनरल रिजर्व का, जो भी वो एंट्री में अमाउंट दे रखा है 14857, 14857 ये आप अमाउंट लिख दोगे। तो 14857, 14857 और दूसरा बैलेंस कितना था बच्चों, 2286, 2286। ठीक है, एक एंट्री और है बच्चों ये वाली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी अकाउंट 4 कर देते हैं। ये 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स के नाम से पार्टनर्स के अकाउंट में आ जाएगी। 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और अमाउंट कितना था बच्चों, ये 20, 20, 30, 20,000, 20,000 एंड 30,000। चलिए, तो मैंने एंट्रीज तो सारी अपनी अभी तक पोस्ट कर दी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो लॉस हुआ था वो और पार्टनर्स को बांटना है, तो वो बच्चों किस नाम से जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन के नाम से, टू रिवैल्यूएशन। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना लॉस। ठीक है, कितने रुपए का था सर ये, 9286, 9286, 9286 और 13928। करेक्ट मेरे बच्चों, यस सर। अब अपन लोग एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट को बंद करते हैं बच्चों, इनका बैलेंस निकालते हैं, कितना बैलेंस इसका आएगा। एक बार इसको टोटल मारते हैं, ये हो जाएगा 214857, ये हो जाएगा 314857, ये हो जाएगा आपका कितना 42286। ठीक, ये बैलेंस आ गया। ऐसे ही बैलेंसेस यहां पर भी लिख देते, 214857, 314857 और लास्ट का बैलेंस है आपका 42286। चलिए, ये जो भी लॉसेस, जो भी अमाउंट बचेगा बच्चों पार्टनर्स का लास्ट में, दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस सीडी। ओके, कितना बैलेंस आएगा इसको माइनस करके देखो बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 185571, ये बैलेंस हो जाएगा आपका 285571। ये बैलेंस तो आपको निकालना आता होगा ना बच्चों, आपको इस साइड का क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था तो इसका टोटल लेना 21485, इसको माइनस कर देना 20,000 और 9286 को, तो बैलेंस आ जाएगा 1858571। ठीक है सर। ऐसे ही लास्ट वाले का बैलेंस और निकाल लेते हैं, ये आ रहा है 378358। ठीक है सर, ये रेस्पेक्टिव बैलेंसेस आ गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसेस है, ये बैलेंस शीट में जाएंगे आगे। ठीक है सर, चलिए तो इसके बाद मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। अब बैलेंस शीट बनाना बड़ा शानदार काम है और बड़ा आसान भी काम है। कैसे सर, चलो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले तो मैं पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस लिख देता हूं। तो इनके कैपिटल अकाउंट थे ना पार्टनर्स के, उनके बैलेंस लिखता हूं सबसे पहले तो पी, क्यू और मिस्टर आर। ठीक है, ओके सर। तो पी क्यू आर का बैलेंस कितना था, इनका तो था 1855571। ठीक है, इसका था 285571 और फिर था 378358। और इस बैलेंस को हम यदि टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 849500।
ओके सर, चलिए ये तो कैपिटल का बैलेंस हमने सबसे पहले लिख दिया। ओके सर, अब जरा बैलेंस शीट पे चलते पुरानी वाली पे। देखो सबसे पहले मेरी देखूं तो क्रेडिटर थे, जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया था, पूरा बांट दिया था। क्रेडिटर 48,000 के थे बच्चों आपको, यस सर 48,000 के क्रेडिटर थे आपके। और क्रेडिटर के अंदर हमने एक एंट्री की थी रिवैल्यूएशन के साथ में, क्या एंट्री की थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, करेक्ट की थी सर। तो इससे क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया था 25,000 रुपए से, तो 48 प्लस 25,000 दैट इज 73,000। तो अल्टीमेटली क्रेडिटर का बैलेंस अब कितना हो जाएगा? 73,000 हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर सर। चलो ऐसे ही हर एक असेट का बैलेंस चेक करते हुए लाना है कि कोई एडजस्टमेंट करा था या नहीं करा था, जो भी किया था उसे आपको इन्वॉल्व वहां पर करना है। अब जैसे प्लांट एंड मशीनरी 120 पर आ रही है आपकी, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी आपकी 120 पर आ रही है सर। अब यदि मैं 120 पर बैलेंस देखूं तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमने किया था, उसको वैल्यू किया था 90,000 पे, रेवोल्यूशन के थ्रू एंट्री मारी थी, यस सर। तो एक काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को लिख देते हैं अपन, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 पर। ओके सर, और बताइए नेक्स्ट वैल्यू ऑफ असेट थी आपकी क्या? लैंड। सर लैंड की वैल्यू में भी कुछ चेंज किया था क्या? हाँ सर किया था। देखो लैंड के बारे में बोला था एप्रिशिएट की थी 10% से, अभी वैल्यू कितनी है? 4,80,000 है, यस सर प्लस। और देखो रिवॉल्यूशन में तुमने कितने से बढ़ाया था लैंड का वैल्यू? 48,000 से बढ़ाया था सर, तो प्लस इसमें 48,000 कर देते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 5,28,000। तो आप लिखोगे कितना? 5,28,000, यस सर। और ये आपकी किसकी वैल्यू हुई? लैंड की वैल्यू, करेक्ट। चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट आइटम देखते हैं सर। नेक्स्ट इज व्हाट? स्टॉक। स्टॉक के बारे में बोल रहा है 60,000 रुपए वैल्यू, और स्टॉक के लिए बोला था इसे रिड्यूस किया था 15,000 से, तो 60,000 माइनस 15,000 45,000, तो 45,000 रुपए से आपका स्टॉक यहां पर आ जाएगा बच्चों। स्टॉक 45,000। चलिए और देखते हैं सर और क्या आइटम हमारी बैलेंस शीट में। सन्ट्री डेटर्स के नाम से 1,50,000 थे। डेटर का हमने कुछ करा था क्या? सर डेटर्स के लिए हमने एक प्रोविजन बनाया था, और प्रोविजन कितना बनाया था? 7%, जो कि हमने निकाला भी था। ये रहा कितना? 10,500 रुपए से। तो मैं पहले तो डेटर लिखता हूं पूरे 150 के नाम से। देखो कैसे लिखूंगा, डेटर लिखूंगा पहले तो मैं 1,50,000 के नाम से, ठीक है सर। इसमें से फिर मैं लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो मैंने कितना बनाया था? 10,500 रुपए के हिसाब से बच्चों। तो ये नेट बैलेंस कितना आ जाएगा? नेट बैलेंस आपका आ जाएगा 139,500, 139,500, ठीक है। चलिए और क्या आइटम रह गया सर बैलेंस शीट में देखने के लिए हमारा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये मैं खत्म ही कर दिया था, ये तो पूरा का पूरा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बच्चा बच्चों बैंक का बैलेंस, तो जो कि 120 है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, क्योंकि कैश का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया अपन लोगों ने। तो फिर आप लास्ट में बैंक का अमाउंट लिख दोगे, दैट इज 1,20,000। चलिए अब अपन एक बार बैलेंस शीट का टोटल मार लेते हैं बच्चों। अब बैलेंस शीट का यहाँ टोटल आपका आ जाएगा 9,22,500, और यहाँ पर भी आपका 9,22,500। दैट इज मींस आपकी बैलेंस शीट वेरीफाई हो चुकी है, और अपन ने सारी वर्किंग परफेक्टली कैलकुलेट करी। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। मतलब अल्टीमेटली बच्चों जो अपन ने पहले जो रिवैल्यूएशन देखा था, वहां पे हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया था, करेक्ट। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे जो अपने इंक्रीज डिक्रीज जो भी था असेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो सारा अपन ने वहां पर डाल दिया था। उसके बाद जो नेट इफेक्ट आया था, जो नेट रिजल्ट आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट या लॉस, उस पर्टिकुलर अमाउंट को अपन ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इस बार भी रीएडजस्टमेंट करना है सर, रिवैल्यूएशन करना है असेट्स का और लायबिलिटीज का, और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। कैसे करते हैं जरा एक बार समझने की कोशिश करना। हियर पार्टनर इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब यहाँ पर पार्टनर्स ये चाहते हैं बच्चों कि जो भी असेट्स और लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हुआ है ना, उसका नेट इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाए, बट विदाउट इफेक्टिंग द ओल्ड अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जो असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो पुरानी अमाउंट है, उनको डिस्टर्ब ना करते हुए वो अमाउंट वैसी की वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और फिर भी आपको इनका जो नेट गेन या लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब कैसे किया जाएगा सर ये, तो अपन अभी आगे प्रोसेस में देखेंगे।
अब इसके लिए आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करी होगी, जो कि सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू आप नेट अमाउंट से पास करोगे बच्चों। अब ये कैसे की जाएगी वो अपन समझते हैं। The following steps are taken here। तो आप यहाँ कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे और अकॉर्डिंगली आप ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट कर पाओगे। बच्चों एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ जो हम रिवॉल्यूशन के बारे में बातें कर रहे हैं ना, सेम ऊपर ही वाला जैसा चीज है, बट बस अंतर इतना सा है कि हम रिवॉल्यूशन अकाउंट ऊपर नहीं करेंगे, सीधा नेट इफेक्ट की एक एंट्री मारेंगे थ्रू द कैपिटल अकाउंट। कैसे सर कैलकुलेशंस करेंगे? तो देखो, जो अपन रिवॉल्यूशन का ऊपर अकाउंट नहीं बनाते थे, अब वो अकाउंट ना बनाते हुए स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। जितने भी जो गेन्स थे, फायदे हो रहे थे, जो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, उन्हें तो हमने ऐसे स्टेटमेंट में क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। जैसे लाइक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड इनकम्स। तो ये सारे गेन्स है, प्रॉफिट्स है, फर्म के लिए फायदे है, ये तो सारे हम ऐड कर देंगे बच्चों। और जो भी नुकसान हुए थे, जो हम डेबिट साइड में लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उन्हें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा नेट इफेक्ट। आपको बस कुछ नहीं करना, उस अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, ठीक है सर। अब ये जो नेट इफेक्ट वाली जो अमाउंट आई ना बच्चों, इस अमाउंट में हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में गेनिंग पार्टनर का और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, जिससे हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट का जो नेट अमाउंट है जिसका इंपैक्ट हमें देना है वो पता लग पाएगा। और फिर उस अमाउंट से हम एक एंट्री मार देंगे बच्चों, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि वहां पर प्रॉफिट है तो। और लॉस है तो सर एंट्री इनवर्स हो जाएगी, क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यू गेट द एंट्रीज करेक्ट। यदि किसी को कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हो। चलिए एक बार अपन इसको एक बार समझते हैं कि एग्जांपल की मदद से कि कैसे हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे बच्चों एक चीज समझना, लेट्स सपोज कि आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है बच्चों क्या, कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज इक्वल टू, या ऐसे असेट्स मत लिखो, कहूं नाम डाल दो चाहो तो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट है, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर अस। ओके सर, तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 24,000, ठीक है सर। उसके बाद बच्चों आप एक और चीज देखना, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स। सर ट्रेड क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है सर, तो दिस इज अ बेनिफिट फॉर अस और लॉस। बताओ क्या होगा ये? तो बच्चों ये एक तरीके का हमारे लिए बेनिफिट हो गया, करेक्ट। और ये अपन लेट सपोज के लिए मान लेते हैं 15,000 रुपए का ये नेट बेनिफिट हमारे लिए हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना बच्चों, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखना बच्चों आपको 20,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखना, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी, और जिसकी अमाउंट बढ़ गई है बच्चों, तो नुकसान हो गया अपने को। अब यदि मैं इसे स्टेटमेंट, अब देखो ये आपको नेट एडजस्टमेंट दे रखे, आपको ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो अमाउंट है, जो बेनिफिट्स थे, जो लॉसेस थे, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं बच्चों, करेक्ट। चलिए अब सर यदि मैं इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखता हूं तो नेट इंपैक्ट क्या आएगा, ये समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको यहीं पर कैलकुलेट करके बताता हूं, इससे नेट क्या बेनिफिट रहा। तो देखो बच्चों, लैंड एंड वैल्यू की, बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ था, तो दैट इज अ बेनिफिट, तो ये तो आपका ऐड होगा सर, ठीक है। सर क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई है, दैट इज लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो ये भी अपने आप में एक बेनिफिट है, तो ये भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी।
उसके बाद सर प्लांट एंड मशीनरीज की वैल्यू कम हुई है, तो ये नुकसान हो गया ना, सेट की वैल्यू कम होती है तो इसको अपन माइनस कर देंगे बच्चों। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आल्सो आर लायबिलिटी, जिसकी वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो दैट इज अ लॉस फॉर अस, ये भी एक लॉस हो गया। तो नेट आपका 14,000 रुपीज का नेट गेन आ गया, ये करेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। और लेट सपोज अपन यहां मान के चलते हैं बच्चों क्या कि जो ये पार्टनर है एक्स और वाई, इनका जो रेशो है बच्चों वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको दिया हुआ है। लेट सपोज ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है एक्स का और ये गेनिंग रेशो है मिस्टर वाई का। क्योंकि नॉर्मली जब भी रेशोस एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर चेंज होते हैं तो डेफिनेटली कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे और कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जो रेशियो रहेगा ये दोनों का इक्वल रहेगा अमाउंट, ठीक है सर। अब सर ये शेयर कैसे निकाला जाएगा जिस अमाउंट से एंट्री, देखो एंट्री तो सिंपल है, एंट्री क्या बताई थी बच्चों मैंने आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री बताई थी, नहीं बताई थी, देखो ऊपर क्या चेक करो, अपन ने बोला था सर लॉस के प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है सर। अब सर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यदि अपन एंट्री करते हैं तो उसके हिसाब से एंट्री क्या होती है, वाइज कैपिटल, क्योंकि वाई कौन है, गेनिंग पार्टनर है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, करेक्ट बच्चों। चलिए अब सर अमाउंट क्या आएगी, तो अमाउंट में आपको लिखना है बच्चों 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, जरा चेक करते हैं कितना आएगा बच्चों, तो ये आपका आ गया 2333, तो सेम अमाउंट यही आ जाएगा बच्चों। चलिए था कि नहीं था बताओ ऐसा, पर इस तरीके से आपको नेट अमाउंट निकालना है बच्चों, और उस नेट अमाउंट में से उसका शेयर निकालना है गेनिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और इस अमाउंट को पास कर देना है बच्चों। इससे आपकी जो असेट्स की वैल्यूज है वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपन ने कोई एंट्री तो करी नहीं है जनरल एंट्रीज तो, और वो जो नेट इंपैक्ट है वो भी हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब अपन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समझने की कोशिश करते हैं सर कि यहां पर हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। देखो कैपिटल से रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो एट द टाइम ऑफ अल्टीमेटली चेंज इन रेशो आपको बुक्स के अंदर करने होते हैं। किस तरीके से एडजस्टमेंट होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें अल्टीमेटली अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करते हैं बच्चों, ये सारी चीजें अभी अपन आगे यहाँ पर देखेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, समटाइम्स इन द पार्टनरशिप फर्म partners are required to adjust their capital on the basis of the change in their profit sharing ratio, or the existing partner bring the capital in accordance with the profit sharing ratio। तो अल्टीमेटली पता है यहाँ पर हमें कई बार पार्टनरशिप फर्म को अपनी कैपिटल चेंज करनी होगी बच्चों। सर मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल्स तो पहले से होगी पार्टनर्स की सर, बट सर क्वेश्चन में लिखा होगा कि न्यू पार्टनर्स जो अल्टीमेटली अपनी कैपिटल लेकर के आ रहा है या जो नया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है उसके बेसिस पर आपको फर्म की अब नई कैपिटल रखनी है। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, किस तरीके से आप उसे सिचुएशन को डील करोगे, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। इन दीज सिचुएशंस पार्टनर्स कैपिटल नीड टू बी एडजस्टमेंट एंड नोन एज व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इन सिचुएशंस में इस तरीके के जब एडजस्टमेंट आते हैं तो आपकी पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उसे एडजस्ट करना होता है बच्चों। तो एक बार समझते हैं अपन किस तरीके से सिचुएशन को अपन एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यदि सर आपको कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखनी है, देन हाउ यू विल कैलकुलेट, और कैसे आप उस एडजस्टमेंट को करोगे देखते हैं। सबसे पहले आपको कंबाइंड कैपिटल बच्चों कैलकुलेट करनी है किसकी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, रिजर्व की एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट जो अपन सस्पेंस अकाउंट डालते हैं, लॉसेस एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ, वो वाली एंट्री भी होगी, सारे एडजस्टमेंट कर लिए होंगे अपने, नया मतलब जो भी लेना देना सब कुछ हो चुका होगा। उसके बाद जो उनका कंबाइंड बैलेंस है कैपिटल का एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, पहले तो आप बोलो, ठीक है सर।
इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कंप्यूट द टोटल कैपिटल। और फिर आपको क्या करना है सर, आपको इन सारे पार्टनर्स की, वो जो अपन ने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल थी ना, उसके बाद आप नई फर्म की जो कैपिटल हो सकती है आप वो कैलकुलेट करोगे। वो कैसे करोगे सर, सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल्स थी आप उसको ऐड कर लोगे, उसके बाद आप नई कैपिटल निकालोगे किसकी, पार्टनर की, जो भी टोटल कैपिटल थी डिवाइडेड बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे आपकी न्यू कैपिटल आ जाएगी बच्चों पार्टनर्स की। कैसे आएगी मैं भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से करा के बताता हूँ, ठीक है। और जो भी एक्सेस और शॉर्टफॉल रहेगा पार्टनर्स का वो अल्टीमेटली कैश में लेकर के आएंगे या फिर वो लेकर के चले जाएंगे, पैसा एक्स्ट्रा होगा तो फॉर्म में। चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलो अपन एक बार एक काम करते हैं बच्चों, इस एग्जाम्पल को करते हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों, सी और पी दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दे रखा है आपको 2:1। ओके सर, 1 अप्रैल को ये बैलेंस शीट दी हुई है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसमें लैंड भी लिखा हुआ है, इसमें फर्नीचर भी लिखा हुआ है, इसमें स्टॉक भी लिखा हुआ है, डेटर भी लिखा हुआ है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व है और कैपिटल के बैलेंसेस, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये टोटल्स को सही कर लेना, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, 22,500 जाएगा, ठीक है, ओके। ऑन द अबव डाटा द पार्टनर्स इज चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज टू 3:2, ठीक है। तो पहले इनका रेशियो मतलब 2:1 था बच्चों, और ये चेंज करके इन्होंने डिसाइड किया है सर कि अभी अपना रेशियो 3:2 रखेंगे। ओके सर, चलिए। और सर फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड की वैल्यू जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वो 12,500 रुपए रहेगी, रिजर्व्स आपको मेंटेन करने 7,500 पर, और टोटल कैपिटल जो है पार्टनर्स की, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी 15,000 व्हिच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो इस तरीके से एडजस्टमेंट दिया जाएगा आपको। कैसे सर, कि आपको फर्म की टोटल कैपिटल दे दी सर सारे पार्टनर्स की, और बोल रहा है कि इस अमाउंट ऑफ कैपिटल को आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। अब यदि जो भी कम या ज्यादा होगा सर वो अकॉर्डिंगली आपको फर्म के अंदर लेकर के आना पड़ेगा या फर्म से विड्रॉ करके लेकर जाना होगा बच्चों। चलिए अब यहाँ पर किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। आओ, तो इन्होंने अपन को बोला है बच्चों सबसे पहले कि एक तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। और यहां पर अपन को कहीं पर भी रिवैल्यूएशन के बारे में नहीं बोला इन्होंने कहीं पर भी, ठीक है सर। चलिए तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो अपन बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए अब बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यदि अपन बनाएंगे तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और दो पार्टनर्स थे यहां पर बच्चों, कौन कौन से, क्या नाम था, सी और पी। सी और पी। सबसे पहले तो बच्चों इस अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का, दैट इज व्हाट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस वेरी। अब ये बैलेंस कहां मिलेगा, आप बैलेंस शीट में जाकर देखोगे कि बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बच्चों, सी और पी का 7,500 और आपका 5,000, ठीक है, यस सर। तो अपन ये अमाउंट लिख देते हैं बैलेंस अपने कैपिटल अकाउंट में, 7,500 और 5,000, करेक्ट बच्चों। चलिए उसके बाद बैलेंस शीट में देखो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ लॉसेज एंड रिजर्व्स तो नहीं है, सबसे पहले आप ये देख क्या करो बैलेंस शीट में, उसके बाद एडजस्टमेंट करना आसान है, ठीक है। तो सर एक आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स दिए हुए हैं बच्चों, ओके सर,
और रिजर्व का जो आपको बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 3750। ओके, तो अल्टीमेटली रिजर्व्स के रिगार्ड में आपको क्या बोला है उन्होंने ये बोला हुआ है बच्चों कि जो रिजर्व्स है वो आपको अल्टीमेटली जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है वो आपके 3750 है, और नीचे एक रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले जो पुराने वाले रिजर्व है उनको अपन खत्म कर देते हैं बच्चों। और रिजर्व को खत्म करने की एंट्री क्या होती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट। तो यहां पर आप लिख दोगे बाय रिजर्व। अमाउंट कितनी थी बच्चों, अमाउंट थी सर आपकी 3500, और इसको आप किस रेशो में बांट दोगे बच्चों, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था आपका, दैट इज अमाउंट रुपीज 2:1, करेक्ट। तो अमाउंट आप कितने लिखोगे, आप लिखोगे 3500 का 2:2/3, यह आपका जाएगा 1250। और क्या है सर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर पुरानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ कुछ भी नहीं है। चलिए अब अपन नीचे एडजस्टमेंट, सबसे पहले बोला उन्होंने लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आपकी 12,500 रुपए होगी, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग की अपन बच्चों वैल्यू देखे बैलेंस शीट के अंदर बच्चों, तो वो अपनी कितनी आ रही है 7,250 रुपए, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नेट इंक्रीमेंट है वो कितना है 12,500 माइनस 7,250, करेक्ट। तो जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो आपका आ रहा है 5,250 रुपीज का। इतने रुपए से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई बच्चों, करेक्ट बच्चों। कितने रुपए से, अल्टीमेटली वैल्यू जो है वो आपकी 5250 से इंक्रीज हो गई। अब यहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो रेस्पेक्टेड एडजस्टमेंट आप लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे, ठीक है। चलिए कैसे करोगे सर, लैंड की वैल्यू बढ़ानी है, बिल्कुल सर। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था जिसमें अपन रिवैल्यूएशन यूज ना करें। तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे हर एक असेट के साथ वो मैं आपको बता रहा हूं, करेक्ट। नॉर्मली रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, यदि नहीं दे रखा है तो बात अलग है, ठीक है। चलिए सर, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में 5250 का इंक्रीमेंट हुआ था बच्चों, तो इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके अपन कंप्लीट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 5250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 दैट कम्स टू 3500, और सर ये कितना हो जाएगा सर 1:1750। ओके सर, चलिए उसके बाद बच्चों इन्होंने बोला था रिजर्व्स इज टू बी मेंटेन। अब आपको एक रिजर्व बनाने 7500 के, यदि रिजर्व्स मेरे को बनाने होंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, करेक्ट, यस सर। तो अब यहां पर लिखो टू रिजर्व, और बनाने कितने बच्चों रिजर्व आपको बनाने 7,500 रुपए के, डिवाइडेड बाय 3000 करोगे आप। रिजर्व्स टू बी मेंटेन दैट इज 7,500, करेक्ट बच्चों। चलिए अब एक बात समझना बच्चों कि देखो पहले जो हमारे पास रिजर्व्स थे ना, वो रिजर्व्स हम लोगों ने पुराने रेशोज में कमाए हुए थे, अर्न किए हुए थे फर्म ने, तो अल्टीमेटली उन पर जो पार्टनर्स अपना राइट रखते थे वो ओल्ड रेशो में रखते थे। और अब जो ये हमें रिजर्व बनाने हैं ना, ये हम फ्यूचर के लिए बनाएंगे, तो अल्टीमेटली फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे बनाएंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती मत करते ना बच्चों, जो फ्यूचर के लिए बना रहे हो ना आप चीजें, वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए। और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखा है बेटा अपन लोगों ने, 3:2 रखा है सर। तो ये जो अमाउंट बांटेंगे हम 7500 को, इसे हम 3:2 में बांटेंगे, तो डिवाइड बाय 5 करता हूं मैं और इंटू 3 करता हूं, तो दैट कम्स टू 4500 बच्चों। चाहो तो मैं लिख देता हूं, यहां मैंने न्यू रेशियो यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और यहां मैंने ओल्ड रेशियो यूज किया, यहां भी मैंने, क्योंकि पुराना इंक्रीमेंट था सब कुछ, यहां पर ये फ्यूचर के लिए। तो लाइन जो पढ़ना है ना, मैंने बोला था क्वेश्चन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड जो वहां लिख रहा है, और उन्होंने साफ साफ बोला है टू बी मेंटेन्ड एट। ओके सर, और उसके बाद में बच्चों लास्ट में ये बोलता है कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की, वो आपको 15,000 मेंटेन करनी है, टोटल कैपिटल फर्म की। अब सर यदि मैं 15,000 कैपिटल मेंटेन करता हूं और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को रखना है आपको, फिर सर आगे ये बोला है ना कि विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। यस सर, तो उस बेसिस पे यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बच्चों, तो मेरी कैपिटल बैठती है 9,000 और 6,000। किसकी बच्चों, दोनों पार्टनर्स की, रेस्पेक्टिवली सी और पी की।
ओके तो ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। ओके सर, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बैलेंस शीट प्रोवाइड करके दे दिया 9,000 और 6,000। ओके सर, अब आपको जो भी अमाउंट कम या ज्यादा लग रहा है जिस भी साइड, आप उधर रेस्पेक्टिव अमाउंट से एंट्री कर दोगे और वो कैश के नाम से की जाएगी बच्चों। रेस्पेक्टिव पार्टनर विड्रॉ करेगा या फिर निकाल के लेके जाएगा फर्म से पार्टनर कैश को, या फिर वहां पर इंट्रोड्यूस करेगा कैश को। ठीक है, चलिए तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, एक बार टोटल लगा करके देखते हैं और देखते हैं कि बैलेंसेस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले मैं सी का लगाता हूं, 7,500 प्लस 2,500 प्लस 3,500, तो ये आ रहा है 1,350 रुपए बच्चों। 1,350 नहीं, 13,500, 13,500 इतना ही यहां पर आ रहा है। तो यहां तो बच्चों कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है सर, यहां पर निकालते हैं तो देखो यहां 9,000 आ रहा है, 9,000 में से माइनस कर देता हूं मैं 5,000 और 1,250 और 1,750, तो सर 1,000 रुपए का चेंज डिफरेंस आ रहा है जो मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला अल्टीमेटली। तो यहां मैं लिखूंगा बाय कैश और ब्रैकेट में लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। दिस इज व्हाट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू विद कैपिटल। ये जो है यहां पर हमने नई चीज सीखी थी, करेक्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसकी बेसिस पे अपन को रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है बच्चों। चलिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दे रखा था। यस सर, कैपिटल अभी अपन ने निकाला था, सी और पी दोनों पार्टनर्स थे, तो सी का तो 9,000 था और पी का 6,000 था। ठीक है, ओके सर। अब जरा अपन अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट पे चलते हैं और वहां देखते हैं। देखो कैपिटल अपन ने करी दिए, रिजर्व हम बांट चुके थे पहले से, बट हमने एक नया रिजर्व और स्टार्ट किया था। कितने रुपए का रिजर्व खोला था बच्चों अपन ने, 7,500 रुपए का, 7,500 अमाउंट से हमने एक और रिजर्व मेंटेन किया था। यस सर, तो आप क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व के नाम से 7,500 यहां पर लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 6,250 का। क्रेडिटर के रिगार्ड में कुछ किया है क्या, नहीं सर, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर के रिगार्ड में। तो क्रेडिटर हम जो बैलेंस दे रखा है वही का वही बैलेंस शीट में लिख देंगे बच्चों, जब कोई चेंज ही नहीं किया तो क्रेडिटर लिख दो आप 6,250। चलिए तो ये तो आपकी लायबिलिटी साइड कर ली। उसके बाद लैंड 7,250 की है, और लैंड की वैल्यू मैंने बढ़ाई थी क्या लैंड में, यस सर, 5,250 से बढ़ाई थी तो वैल्यू 12,500 हो गई थी। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, नई वैल्यू लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग चलिए नेक्स्ट बच्चों, फर्नीचर दे रखा है आपको। फर्नीचर की अमाउंट कितनी रखी है, फर्नीचर की अमाउंट 2,000 दे रखी है बच्चों। तो फर्नीचर में तो कोई चेंज ही नहीं था, यस सर, तो फर्नीचर भी अपन लिख लेते हैं 2,000। बच्चों यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता ही चुका हूं, तो जितने ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो। जो भी बुक है, जिस भी बुक के राइटर, कोई भी बुक आपके पास, किसी भी राइटर की, कोई भी बोर्ड की, कुछ भी हो, आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। यदि फिर भी आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक के लिए यदि आप देख रहे हो, तो अल्टीमेटली आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की भी अकाउंट्स की बुक है, दैट यू कैन आल्सो रेफर, जहां हर एक सिचुएशन के रिगार्ड में एक एग्जांपल और पास एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन, सारी चीजें वहां प्रोवाइड की गई है। तो आप उसे भी साइट पे जाकर के लुकआउट कर सकते हो बच्चों। तो बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन को करने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट लिख के बता सकते हो, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। स्टॉक 6,000 रुपए से दे रखा है बच्चों, तो अपन एक काम करते हैं, स्टॉक लिख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बच्चों, नेक्स्ट आइटम है सन्डी डेटर्स, जो कि 3,750 से है। $3,750। उसके बाद बच्चों बैलेंस दे रखे हैं बैंक का और कैश का। तो बैंक का तो 2,750 है और कैश का 750।
चलिए देखो बैंक का तो पहले मैं लिख देता हूं 2750, ठीक है सर। और कैश का बैलेंस सर आपको 750 दिया हुआ है, प्लस आपको एक एंट्री हमने कैश से रिलेटेड ये की थी, वो पार्टनर जो है फर्म के अंदर कैश लेकर के आया था 1000 रुपए, करेक्ट। तो 1000 रुपए से इसका कैश बढ़ गया होगा फर्म का, तो नया कैश का बैलेंस जो हो गया होगा 1750 हो चुका होगा। अब जरा बच्चे को टोटल कर लेते हैं, 12500, 2000, 6000, 3750, 2750 और आपका ये 1750, 28750 बच्चों, ये आपका बैलेंस आ गया। और इतना ही बैलेंस आपका इस साइड का आ गया बच्चों, और ये इसी के साथ आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी आ गई और कैपिटल अकाउंट भी आ गया। और यहाँ हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट को भी समझ लिया काफी अच्छे से। आई होप सो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। यदि आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट आता है, देन यू कैन आल्सो रिप्लाई, यू कैन मेक अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। चलिए इसके बाद बच्चों आपका जो पर्टिकुलरली इस चैप्टर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, वो हर एक एडजस्टमेंट यहाँ पर अपन ने कवर कर लिया। एक बार मैं आपको फटाफट से बताता हूँ यहाँ हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट करे थे। तो देखो बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट देख चुके थे। आज हमने रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी देख लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लिया, और कोई भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट ऑफ काइंड ऑफ दे रखे, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी अपने देखा था। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज किस तरीके से सॉल्व होता है, और लास्ट में अपन ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी यहाँ पर देखा बच्चों। तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर पूरा जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड हर एक जो कॉन्सेप्ट होता है, वो हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल कराया हुआ है। अब आप इसके बेसिस पर किसी भी बुक में से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बच्चों। और जितना ज्यादा आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छे अच्छे कमेंट करने बच्चों, और कमेंट करके बताना है आपको कि क्या पसंद आ रहा है आपको, क्या चीज आपको दिक्कत आ रही है समझने में। तो आई विल ultimately make more videos on a different topics that you want to understand. So I hope you find the particular video useful. So bye bye, take care.